Hello everyone, welcome to the Foster Nursing. In this video, I'm starting a new series on abortion. Hello everyone, I'm hoping that you guys are doing well in this corona period. So, as per the demand of my viewers, I'm going to take a new topic from gynecology and obstetric nursing. And the topic of today is abortion. What is abortion? Abortion एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि फीटस का एक्सपल्शन हो जाता है, एक ऐसे फीटस का जिसका वेट 500 ग्राम्स है या फिर 500 ग्राम्स से लेस है, उस फीटस का मदर के वूम से एक्सपल्शन हो जाना एक आउटर वर्ल्ड में जहाँ पे वो आकर के इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अबॉर्शन. And this 500 grams of weight fetus attains approximately at 22 weeks of gestation, which is equal to 154 days. Next बात करते हैं हम abortus. हम किस लिए यूज करते हैं? Abortus is basically a product of conception that is expelled out from the mother's womb. This is abortus. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कॉजेज ऑफ अबॉर्शन, कि अबॉर्शन के क्या क्या कॉजेज होते हैं. तो अभी हम एनलिस्ट करते हैं एंड फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अबॉर्शन के क्या क्या कॉजेज होते हैं. तो फर्स्ट कॉज होता है इसका जेनेटिक्स के अंदर फीटल कॉजेज आते हैं. एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज में मैटरनल कॉजेज आते हैं. थर्ड है इन्फेक्शन. फोर्थ एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. फिफ्थ है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सिक्स्थ है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अब इनका डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है. फर्स्ट कॉज की बात करें तो फर्स्ट कॉज है जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं 50 से 75% ऑफ अबॉर्शंस के लिए. मोस्ट कॉमन कॉज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस के लिए है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. 50% अबॉर्शंस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं उनका कॉज होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. फर्दर हम बात करेंगे कि कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को हम प्रायोरिटी देंगे अबॉर्शन के लिए और कौन सी सेकेंड प्रायोरिटी, कौन सी थर्ड प्रायोरिटी होगी. नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर में 30% अबॉर्शंस जो होते हैं इज ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो एन्यूप्लॉइडी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस अमंगस्ट एन्यूप्लॉइडी. अब एन्यूप्लॉइडी के अंदर अगर हम देखें तो एन्यूप्लॉइडी में ऑटोसोमल ट्राइजोमी जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड कॉज है क्रोमोसोमल एनॉमलीज के लिए, राइट. और अगर ट्राइजोमी में हम देखें तो मोस्ट कॉमन ट्राइजोमी जो है जो अबॉर्शन कॉज करती है इज ट्राइजोमी 16. बट बिटवीन ट्राइजोमी 16 एंड मोनोजोमी एक्स अगर हम देखें तो अबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो मोनोजोमी के साथ ज़्यादा होते हैं. तो अगर हमसे ये सारे ऑप्शंस में दिए हों और हमसे प्रायोरिटी बेस्ड पूछा जाए कि आप प्रायोरिटी किसको दोगे, तो हमारा फर्स्ट बेस्ट आंसर जो है वो एन्यूप्लॉइडी होना चाहिए. सेकेंड बेस्ट आंसर हमारा ट्राइजोमी होना चाहिए. थर्ड बेस्ट आंसर हमारा मोनोजोमी एक्स होना चाहिए एंड फोर्थ बेस्ट आंसर ट्राइजोमी 16 होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉज कंप्लीट होता है विच इज जेनेटिक फैक्टर्स. नेक्स्ट सेकेंड कॉज है एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज. एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज के अंदर देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर है सर्वाइको यूटेराइन फैक्टर्स. सर्वाइको यूटेराइन फैक्टर्स जो होते हैं वो मोस्टली रिलेटेड होते हैं हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस के साथ में. बट अब देखते हैं कि सर्वाइको यूटेराइन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस के साथ रिलेटेड हैं. तो फर्स्ट फैक्टर है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस. सर्वाइकल इनकम्पिटेंस क्या है कि जब सर्विक्स क्या करती है, सर्वाइकल ऑस अर्ली प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के टाइम पे क्या होता है वो क्लोज्ड रहती है, ठीक है. लेबर के प्रोसेस के टाइम पे सर्वाइकल ऑस डायलेट होना स्टार्ट होती है. तो प्रेगनेंसी में जब सर्वाइकल ऑस क्लोज्ड है तो वो क्या करती है, जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसको अंदर ही रिटेन करके रखती है यूट्रस के. बट यहाँ पे क्या होता है, इनकम्पिटेंस से क्या मतलब है कि सर्विक्स की जो रिटेंशन पावर है वो लूज हो जाती है, वो रिटेन नहीं कर पाती और जो भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है एंड इसी को हम मिसकैरेज बोलते हैं. एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज में ही सेकेंड फैक्टर है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस. अब यूट्रस के अंदर ऐसी कौन कौन सी मालफॉर्मेशंस हैं जो अबॉर्शन कॉज कर सकती हैं. जैसे फर्स्ट की बात करें तो सेप्टेट यूट्रस. सेप्टेट यूट्रस जो है वो मोस्ट कॉमन यूट्राइन एनॉमली होती है जो अबॉर्शन के साथ एसोसिएटेड होती है. आगे मैं आपको इमेज शो करूंगी कि सेप्टेट यूट्रस कैसा होता है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस कैसा होता है. एंड सेकंड है बाइकॉर्नुएट यूट्रस. बाइकॉर्नुएट यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस के दो माउथ होते हैं, राइट. एंड ये सब क्या करते हैं, ये इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटेशन को इंटरफेयर करते हैं एंड फीटस की ग्रोथ को
इम्पेयर्ड कर देते हैं एंड अल्टीमेटली दे लीड्स टू अबॉर्शन। Next है uterine fibroids. Uterine fibroids are not only responsible for infertility but they are also responsible for abortion. And उसके बाद next है intrauterine adhesion. Intrauterine adhesion और uterine synecdoche means incomplete adhesion of endometrium, जो कि inner lining होती है यूट्रस की, उसका incomplete adhesion हो जाता है। adhesion मतलब वो चिपक जाती है, जिससे क्या होता है कि implantation नहीं हो पाती, वेस्क्युलैरिटी प्लेसेंटा की रिड्यूस हो जाती है एंड फीटस ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है एंड अल्टीमेटली दे ऑल्सो लीड्स टू अबॉर्शन। नेक्स्ट है एशरमान सिंड्रोम। एशरमान सिंड्रोम क्या है? ये कंप्लीट एडेशन होता है एंडोमेट्रियम का। यूट्राइन सिनेकी इज इनकम्प्लीट एडेशन बट एशरमान सिंड्रोम इज कंप्लीट एडेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू अबॉर्शन। थर्ड कॉज की अगर हम बात करें तो थर्ड कॉज है एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स किस तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं अबॉर्शन कॉज करने के लिए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में क्या क्या होता है? ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा था, जब हमने अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट 2 में पढ़ा था ल्यूटियल फेज, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है 14 से 28 डेज के बीच में एंड 28th डे पे कॉर्पस ल्यूटियम कम्प्लीटली डीजनरेट हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब फॉर्म होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है एंड ये प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए अप टू 3 months तक। तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन जो है उसकी डेफिशिएंसी होगी, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन इतना नहीं होगा जितना एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन में डेफिशिएंसी हुई तो जो एंडोमेट्रियम है वो पुअरली रिस्पॉन्स करेगी प्रोजेस्टेरॉन के अगेंस्ट में एंड दिस इज द ओनली कॉज दैट लीड्स टू अबॉर्शन। इसी में ही नेक्स्ट फैक्टर है थायराइड एबनॉर्मेलिटीज। Overt hyperthyroidism or hypothyroidism, they are also associated with increased fetal loss. And next factor है diabetes mellitus. वो patients जिनको diabetes mellitus होता है उनमें क्या होता है कि जब वो properly controlled में नहीं होता, poorly controlled होता है उनका diabetes, तो क्या होता है, ये भी increase कर देता है miscarriage के chances को। फोर्थ कॉज की अगर हम बात करें अबॉर्शन के तो वो है इन्फेक्शन एंड 5% ऑफ अबॉर्शंस ऐसे हैं जिनका रीज़न होता है किसी भी तरह का इन्फेक्शन, इधर वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक इन्फेक्शन। एंड इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है अर्ली एज वेल एज लेट अबॉर्शंस को। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अबॉर्शन के लिए। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है वायरल। वायरल के अंदर एग्जाम्पल है टॉर्च का। अब बात करते हैं स्टार पॉइंट की। स्टार पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं क्या करती हूँ, उनको एक वन लाइनर के फॉर्म में उसी टॉपिक में एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसमें कुछ ऑप्शंस में 3 से 4 इन्फेक्शंस दिए गए थे एंड ये पूछा था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा इन्फेक्शन है जो रिकरेंट अबॉर्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उसका आंसर टॉर्च इन्फेक्शन था। तो वो मैंने एक वन लाइनर की फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया है दैट कि टॉर्च इन्फेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिकरेंट अबॉर्शंस एंड जो सिफिलिस है, सिफिलिस इज इन्वॉल्व इन रिकरेंट अबॉर्शन बट टॉर्च इन्फेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल कॉज की। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के एग्जांपल है क्लेमाइडिया, ब्रुसेला एंड इसमें भी एक स्टार पॉइंट है दैट इज स्पायरोकीट्स जो होते हैं वो हार्डली अबॉर्शन कॉज करते हैं 20 वीक्स से पहले। इसका रीज़न क्या है कि प्लेसेंटल बैरियर जो होता है वो 20 वीक से पहले उसकी थिकनेस काफ़ी इफेक्टिव होती है कि जो स्पायरोकीट्स बैक्टीरिया है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये हार्डली रीज़न होते हैं अबॉर्शन कॉज करने का 20 वीक से पहले। नेक्स्ट है पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। इनके एग्जाम्पल हैं टॉक्सोप्लाज्मा एंड मलेरिया। They are also associated with increased miscarriages. फिफ्थ कॉज ऑफ अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो वो है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स जो 5 से 10% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें फर्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या होता है कि जो वुमेन है, वुमेन की बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है अपने खुद के ही टिश्यूज एंड प्लेसेंटा के अगेंस्ट में एंड ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, फीटस को एज अ फॉरेन बॉडी रिकॉग्नाइज करके उसको रिजेक्ट कर देते हैं and this leads to miscarriage. Anti-fetal antibodies. These also causes fetal loss.
नेक्स्ट स्टार पॉइंट की बात करते हैं। एचसीजी एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनोसप्रेशन के लिए, एंड अगर इम्यूनोसप्रेशन हो जाएगा तो जो फीटस है वो रिजेक्शन से प्रिवेंट हो जाएगा, यानी कि अबॉर्शन से ये बचाते हैं दोनों चीज़ें, एचसीजी एंड प्रोजेस्टेरॉन। सिक्स्थ कॉज ऑफ अबॉर्शन की बात करें तो वो होता है मैटरनल मेडिकल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल कार्डियक डिजीजेस एंड हीमोग्लोबिनोपैथीज, एंड दीज आर एसोसिएटेड विद अर्ली अबॉर्शंस। अबॉर्शन की अगर बात की जाए तो वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आएगा, सपोज अगर कोई वुमेन है वो सिगरेट स्मोकिंग करती है तो सिगरेट स्मोकिंग से क्या होगा कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा एंड O2 ट्रांसफर जो है फीटस को वो डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली एक वुमेन में जितना O2 ट्रांसफर होना चाहिए फीटस को वो एक सिगरेट स्मोकिंग वुमेन के अंदर लेस होगा एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की लेवल जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो एसोसिएटेड होता है अबॉर्शन के साथ में। एंड अल्कोहल टेकिंग वुमेन्स जो हैं उनमें भी अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एक नॉर्मल वुमेन के कंपैरिजन में। एक्स्ट्रा रेडिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट कैन कॉज अबॉर्शन, बट एक सेफ लेवल होता है 10 रेड्स। अप टू 10 रेड्स क्या है, एक्सरे रेडिएशन फीटस को हार्म नहीं करेगा, बट जैसे ही 10 रेड्स से ज़्यादा अगर एक्सपोजर होगा एक्सरे रेडिएशन के साथ तो फीटस के लिए वो रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स एजेंट्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल IUD ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क वेयर एज ओरल पिल्स डू नॉट। ड्रग्स की, केमिकल्स की एंड नॉक्शियस एजेंट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल एनेस्थेटिक गैसेस हो गए, आर्सेनिक, लेड, फॉर्मेल्डिहाइड हो गए, ये सब भी क्या करते हैं, ये भी इंक्रीज कर देते हैं रिस्क अबॉर्शन के लिए। मिसकैरेजेस की बात करें तो अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसीज एंड लेटर वीक्स में दो अलग तरह के मैकेनिज्म चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अर्ली प्रेगनेंसी की बात करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि सबसे पहले ओवम जो है उसकी डेथ होगी एंड उसके बाद उसका एक्सपल्शन होगा, राइट। एंड लेटर वीक्स में अगर मिसकैरेज होता है तो उसमें क्या मैकेनिज्म चलता है, उसमें ये मैकेनिज्म होता है कि सबसे पहले मैटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है फीटस का एक्सपल्शन हो जाता है, मतलब अबॉर्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं बिफोर 8 वीक्स से पहले अबॉर्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है, ओवम जो होता है वो अपनी डेसिडुअल मेम्ब्रेन्स के साथ कवर्ड रहता है, इंटैक्ट रहता है एंड इसके सराउंडेड में क्या होता है, विलाइज प्रेजेंट होती हैं। ये अपनी नॉर्मल सिचुएटेड साइड से सेपरेट होकर के स्लाइटली डाउनवर्ड आ जाता है एंड सर्वाइकल ऑस जो होती है वो कम्प्लीटली डायलेटेड नहीं होती है। तो जो भी मास होता है वो क्या होता है, जस्ट अबव द सर्विक्स पूरा एकोमोडेट हो जाता है एंड ये एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है, इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल मिसकैरेज। बात करें अगर हम 8 से 14 वीक्स में कि क्या मैकेनिज्म होता है, तो इसमें फीटस का एक्सपल्शन होता है एंड क्या होता है कि इट लीव्स बिहाइंड इट्स प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर ही रह जाते हैं एंड फीटस जो होता है उसका एक्सपल्शन हो जाता है। अगर बात करें बियॉन्ड 14 वीक्स कि किस तरह क्या मैकेनिज्म होगा अबॉर्शन के लिए, तो ये सिमिलरली एक मिनी लेबर की तरह होता है। सबसे पहले फीटस आएगा एंड उसके बाद उसका प्लेसेंटा आउट होगा। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को अभी ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में अबॉर्शन के हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिसकैरेजेस, उनके साइन एंड सिम्टम्स, नर्सिंग रोल की एंड मैनेजमेंट की। Any query related to this topic or the previous topic that I taught, so you can mail me in the below mentioned email. And thank you for watching, and please do not forget to like, subscribe and share.